नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने एमडीसी में वक्फ भवन का शिलान्यास किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं इस मौके पर सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वक्फ विभाग सरकार का महत्वपूर्ण विभाग होता है। बहुत तरह के आयाम वक्फ विभाग के साथ जुड़े होते हैं। इससे पहले भी वक्फ विभाग के बैठने की जगह सचिवालय में ही थी, लेकिन एक स्थान पर पूरा विभाग आए। इसके लिए 2 एकड़ पर 5 मंजिला वक्फ भवन बनेगा। वहीं सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आइए आपको सुना देते हैं। विभाग सरकार के सारे संचालन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, क्योंकि अब जैसे जैसे वित्त विभाग का व्याप बढ़ रहा है, बजट भी बढ़ रहा है और बहुत प्रकार के आयाम वित्त विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑडिट है, चाहे प्लानिंग है, चाहे रिसीट्स हैं, चाहे रेवेन्यू है, चाहे खर्चे हैं। इन सब चीज़ों का अलग अलग से प्लानिंग करने का जो बड़ा एक दायरा बना है, तो विभाग की जो अभी तक व्यवस्था बैठने की वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ही थी, यानी जो हमारा चंडीगढ़ का सेक्रेटेरिएट वहीं थी। कुछ छोटे छोटे विभागों को अलग अलग भवनों में भी बैठाया हुआ था, लेकिन एक स्थान पर सारा विभाग आए। तो यहाँ हमने जो 2 एकड़ के ऊपर 5 मंजिला जो एक भवन खड़ा करने का विचार किया है। 2 साल में बनकर ये तैयार हो जाएगा। लगभग 75 करोड़ रुपए का इसका खर्च आएगा। तो इसमें वित्त विभाग एक ही स्थान से सारी चीज़ें कर सकेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पंचकुला में इस भवन को बनाने का निर्णय लिया। आज इसका शिलान्यास हुआ। ये कांग्रेस के समय जो बजट उन्होंने पेश किया था, उस समय उनका बजट 98,000 करोड़ रुपए था। अब वो 98,000 करोड़ को इसलिए नहीं मानते कि उसमें जो पावर डिपार्टमेंट का खर्च था, जो बाद में 27,000 करोड़ रुपए हमने उदय योजना के अंतर्गत सरकारी बजट में लेकर के आए हैं। उस समय वो सरकारी बजट में नहीं होता था। उस समय का जो डेट था वो 71,000 करोड़ था। 27,000 करोड़ रुपया उदय का जो ट्रांसफर किया गया वो 98,000 करोड़ बनता है। उसके मुकाबले में अब हमारा पिछले साल का जो डेट था वो 2 लाख करोड़ रुपए था। इस नए बजट की जो आंकड़े आएंगे वो तो बाद में आपको बताए जाएंगे, लेकिन वो एक समय के हिसाब से, बजट के साइज के हिसाब से और जीएसडीपी के हिसाब से वो विद इन लिमिट्स है, विद इन पैरामीटर है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी भी 2.90% पर हम रखे हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से हमें 5% तक जाने की भी छूट मिली हुई है। लेकिन हमने अपने बजट के ऊपर कंट्रोल ऐसा बनाया हुआ है, वित्त व्यवस्था हमारी मजबूत है, तो हमने उसको 2.9 से ऊपर जाने नहीं दिया, जो कि बहुत प्रदेश इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। देखिए, जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना, यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए, उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। कैदी को एक कैद हो गई है, उसको उसकी दोष की सजा मिल गई है कि वो कन्फाइंड रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। जेल के अंदर रहेगा तो वहाँ की सिक्योरिटी अलग टाइप की है। लेकिन फरलो का जिसको अधिकार है और उसने अपने उस अधिकार के पूर्वक फरलो प्राप्त की है, तो जेल से जब बाहर आता है और जब तक उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तब तक सिक्योरिटी देना हमारा काम है। कोई उन्होंने डिमांड की ऐसा नहीं है। वो हमने चूंकि बाहर आया और हमारे पास ऐसे इनपुट्स हैं कि इनकी सुरक्षा की जरूरत आज भी उतनी है जितनी ये जेल में गए थे उससे पहले थी, तो इसलिए वो हकदार तब तक है। हाँ, जिस दिन इसको रिव्यू किया जाएगा और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा, उस दिन सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। राम रहीम 21 दिन की फरलो पर है और इस दौरान उनको खालिस्तानियों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते सजा काट रहे राम रहीम को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। अब इस मामले पर अनिल विज ने कहा कि मेरे पास जेड प्लस सुरक्षा देने का मामला संज्ञान में नहीं है और ना ही मेरे पास इस मामले से जुड़ी कोई भी फाइल आई है। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना फरोल पे देने का मेरे पास कोई मैटर आया है, ना जेड प्लस सिक्योरिटी देने का कोई मैटर आया है।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट के तहत पोर्टल से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि पोर्टल दोबारा खुलने के बाद उद्योगपतियों और युवाओं ने अपना अपना पंजीकरण करवाना फिर से शुरू कर दिया है। वहीं डिप्टी सीएम ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो उद्योगों एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले इच्छुक युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट के तहत पोर्टल से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि पोर्टल दोबारा खुलने के बाद उद्योगपतियों और युवाओं ने अपना अपना पंजीकरण करवाना फिर से शुरू कर दिया है। वहीं डिप्टी सीएम ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो उद्योगों एवं निजी क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी जिला चुनाव अधिकारियों ने तैयारियों करने के आदेश दे दिए गए हैं। 24 अप्रैल को प्रदेश की 51 नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि 5 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के हिसाब से ये चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ईवीएम को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता। चुनाव के बाद ये पूरी सुरक्षा में रहती है, तो इससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। इसके बारे में मोटा मोटी विभाग की भी और कमीशन की भी तैयारी पूरी है, लेकिन 4-5 रिट पिटिशंस हैं। आपको पता है, एक तो विमेन रिजर्वेशन को लेके है, एक एससी रिजर्वेशन को लेके, एक बीसी रिजर्वेशन को लेके है, इन्हीं मुद्दों पे। तो वो अब 21 मार्च उसकी सुनवाई की डेट है। तो जैसे ही हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो हम उनका चुनाव की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। बच्चों के चुनाव तो चूँकि नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मल्टीपल वोटिंग होती है, क्योंकि 8 से 10 तक पंच होते हैं हर एक पंचायत में, तो वहाँ ईवीएम का संभव नहीं है। वो तो बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ही होगा। बाकी जिला परिषद का चुनाव है, पंचायत समिति के चेयरमैन का चुनाव है, वो ईवीएम के थ्रू होगा। पंचायत समिति के वार्ड का चुनाव हम ईवीएम से करवाएं या बैलेट बॉक्स से करवाएं, ईवीएम्स की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि चारों चीज़ों का एक साथ चुनाव होता है या अलग अलग होता है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि जिला परिषद वार्ड का, जिला परिषद चेयरमैन का और पंचायत समिति के चेयरमैन का वो ईवीएम के मार्फत ही होगा। म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव ईवीएम्स के मार्फत होंगे। और ईवीएम स्टेटस है सर, हमारा टोटल नंबर ऑफ सीओ रिसीव्ड सर 40 और डिफेक्टिव सीओ ड्यूरिंग सर 2 और बैलेंस सीओ सर 38 और टोटल बीओ रिसीव्ड। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिजली कर्मचारियों का धरना निजीकरण के विरोध में लगातार जारी है। सर्व कर्मचारी संघ ने समर्थन किया है। सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय में करेंगे प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों का धरना जारी, निजीकरण के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ ने इसका समर्थन किया है। सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय में करेंगे प्रदर्शन। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का धरना जारी, निजीकरण के विरोध में दे रहे धरना। सर्व कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन। सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय में करेंगे प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। निजीकरण के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ ने इसका समर्थन भी अब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। निजीकरण के विरोध में दिया जा रहा है धरना। सर्व कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन।
चंडीगढ़ में बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसमें दखल देने को कहा। मनीष तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़ में पिछले 36 घंटे से बिजली नहीं आई है, हालात बिगड़ चुके हैं, सभी इमरजेंसी सेवाएं ठप होने की कगार पर हैं। साथ ही साथ कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन हालात को संभालने में पूरी तरीके से फेल है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप कर तुरंत हालात ठीक करवाए जाएं। पंजाब की राजनीति में खालिस्तान को लेकर के विवाद गरमाया हुआ है, जिसके चलते भटिंडा में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडियल ने पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में अलगाववादी ताकतों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किया गया तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। देश की एकता और अखंडता के लिए फ्रंट किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। पंजाब पुलिस के सामने देश विरोधी नारे बेहद शर्मनाक हैं। साथ ही साथ सांडिल ने कहा कि खालिस्तान की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा जाए। गुरुग्राम में अवैध निजी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करी है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध निजी अस्पताल पर छापेमारी की। आपको बताते चलें, अवैध अस्पताल फालिजवास में पंचगांव ताबुड़ रोड पर बालाजी अस्पताल के नाम से चल रहा था। बिना लाइसेंस के बालाजी निजी अस्पताल चलाया जा रहा था। अवैध अस्पताल में इलाज 24 घंटे होता था। स्टाफ से गुरुग्राम में अवैध निजी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताते चले, सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध निजी अस्पताल में छापेमारी की है। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ ड्रग कंट्रोल और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक पर छापेमारी की। टीमों ने झोला छाप डॉक्टर के अवैध क्लिनिक में छापेमारी की। छापे के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, सिरंज और इंजेक्शंस बरामद किए गए। ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने क्लिनिक से मिली दवाइयों को सील कर दिया है। वहीं यहां से बरामद दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। क्लिनिक संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक सूचना थी जिस पर कार्रवाई करते हुए जो है सिविल सर्जन करनाल द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश, एसएमओ और मुझे शामिल किया। मेरे द्वारा जो है सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर हमारे जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं श्री मनमोहन तनेजा, तो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनके आदेशानुसार जो है मैंने टीम को ज्वाइन किया। और यहाँ पर कौशल क्लिनिक नाम से जो है क्लिनिक है मधुबन में चलाया जा रहा है। जोगिंदर जो के निवासी है आसपास के एरिया का मधुबन का ही है, वो यहाँ पर जो है अवैध रूप से क्लिनिक चलाता पाया गया। काफी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ मिली हैं। उसके पास ना तो इनको रखने के लिए एलोपैथिक दवाइयों में प्रैक्टिस करने के लिए कोई डिग्री है और ना ही इनका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड उसने रखा हुआ है। सीएमओ साहब ने एक कमेटी और उसके अलावा डीसीओ भी है और हमारे डिप्टी सिविल सर्जन करनाल से हैं। सीएम फ्लाइंग से हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि रेड करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ मधुबन बुलाया गया। तो यहाँ हमने देखा कि एक इलीगल क्लिनिक चल रहा है जिसमें एक पेशेंट भी एडमिटेड है। तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए इसको हमने सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। इसको वहाँ इन्वेस्टिगेट करवा के एक एडमिट करवा देंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कैथल के लघु सचिवालय में जिला टास्क फोर्स की मीटिंग हुई, जिसमें जिले के तमाम अधिकारियों ने शिरकत की है और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं आगामी 27 फरवरी से 3 दिनों तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान के बारे में रूपरेखा तैयार हुई। और आपको बता दें कि कैथल में 27 फरवरी से 1 मार्च तक 1,11,218 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए 619 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 2,390 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इन कर्मचारियों पर निगरानी के लिए 6 सुपरवाइजर भी तैनात कर दिए गए हैं। अनिल जी, आज जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की इम्यूनाइजेशन के लिए जो बनाई है हरियाणा सरकार ने, उसकी मीटिंग थी, जिसमें अलग अलग विभाग के अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, सारे SMOs थे। इसमें जो 27 तारीख को हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के तहत पोलियो का हमारा टीकाकरण होना, जो ओरल वैक्सीन होती है, ये 3 दिन तक चलेगी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च को। जो 27 तारीख को बूथ लेवल की एक्टिविटी होंगी, इसमें जो टीम मेंबर्स लगाए गए हैं, बूथ बनाए जाएंगे, 619 हैं, टीम मेंबर्स 2390 लगेंगे और 106 सुपरवाइजर रहेंगे। जो हमारी नवजात शिशु हैं, उनको भी ये देना जरूरी है। 0 से 5 साल की जिनकी एज है, उनको ये टारगेट रहेगा पोलियो वैक्सीनेशन का। इसमें 1,11,218 बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी, ओरल वैक्सीन। तो गोहेला चीका के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिगढ़ किंगन में जीवन कौशल विकास एवं फन शिविर का आयोजन होता है, जिसमें 50 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान आपको बताते चले, छात्राओं को प्रधानाध्यापक राजा सिंह ने झुंझुनू में छात्राओं को स्वच्छता और उचित खानपान का मूल मंत्र दिया है। वहीं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता और उचित खानपान अच्छे स्वास्थ्य की रीढ़ है। खाने की थाली से गायब हुए पौष्टिकता और उचित खानपान की सादगी युवाओं और विद्यार्थियों में चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विद्यार्थी कल के स्वास्थ्य समाज का आधार है। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मंगल लाल ने आयोजित कैंप की गतिविधियों की भरपूर सराहना करी है। तो स्वस्थ विद्यार्थी कल के स्वस्थ समाज का आधार है। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मंगल लाल ने आयोजित कैंप की गतिविधियों की भरपूर सराहना करी है। आपको बताते चलें, 50 छात्राओं ने इसमें भाग लिया है। छात्राओं को संबोधित करते हुए स्वच्छता और उचित खानपान अच्छे स्वास्थ्य की रीढ़ है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और वहीं जिस तरीके से थाली से पौष्टिक आहार गायब हो रहे हैं, इसको लेकर के चिंता यहाँ पर जताई गई है। तो जीवन कौशल विकास शिविर का आयोजन होता है। छात्राओं को स्वच्छता का मूल मंत्र दिया गया है। नागल चौधरी में सीआरपीएफ का जवान मां भारती की गोद में विलीन हो गया। आपको बताते चले, एसआई धर्मेंद्र 2013 में सीआरपीएफ में सेवा दे रहे थे। लंबी बीमारी के चलते ऑन ड्यूटी में एसआई धर्मेंद्र का देहांत हो गया, जिसका राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव धाड़ी बढ़िया वाली नागल चौधरी के वार्ड नंबर 13 में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम मच रहा है। वहीं सीआरपीएफ के अफसर ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ये हमारे एसआई धर्मेंद्र कुमार बहुत बढ़िया एसआई थे। तो पहले कोबरा बटालियन में रहे हुए हैं, अच्छे कमांडो थे, लेकिन किसी कारण से बीमार हो गए थे, जिस कारण आज इनका मृत्यु हो गया। और अभी 3 साल से ग्रुप सेंटर झाड़दा कला नई दिल्ली में तैनात। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी आती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 471 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हुई और 749 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिसके चलते आपको बता दें, कोरोना का रिकवरी रेट 98.63% पहुंच गया है। कोरोना की रफ्तार लगातार थमती नजर आ रही है। 24 घंटे में 4 संक्रमितों की मौत हुई है। कोविड में 749 लोग रिकवर हुए हैं, तो वहीं 4 लोगों की कोविड से मौत हुई है। कोरोना का रिकवरी रेट 98.63% पहुंच गया है। गुरुग्राम में 179 केस सामने आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद से 31 केस सामने आए और यमुनानगर से 17, झज्जर से 49 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते आपको दिखा देते हैं 2 मिनट 10 खबरें।